एक्चुअली आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आने वाले साल यानी कि यूपीएससी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, बट एक दिक्कत ये आ रही है कि सर दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि सर अभी हम अप्रैल 26 में खड़े हैं, यहाँ से लेकर प्रीलिम्स जब तक होगा मई 2027 तक, तो वहाँ तक हमें कैसे कैसे हमें अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करना है। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इन 90 दिनों के अंदर मैं अपना ऑप्शनल भी कर लूँ, मेंस के और जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ लूँ, वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता, और उनकी आंसर राइटिंग भी कर लूँ। जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे पहला फेज, दूसरा फेज या तीसरा फेज, कोई भी फेज हो, आपको एक चीज़ जो बिल्कुल नहीं भूलनी, वो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं करूँगा आंसर राइटिंग, मन नहीं कर रहा अभी आंसर राइटिंग करने का, बाद में स्टार्ट कर लूँगा। अब उस चक्कर में पता क्या होता है, एग्जाम बिल्कुल सर पे आ जाता है और कभी वो आंसर राइटिंग कर ही नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों, आप सबने आज का टॉपिक का नाम पढ़ लिया होगा। एक्चुअली आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आने वाले साल यानी कि यूपीएससी 2027 की तैयारी कर रहे हैं। बट एक दिक्कत ये आ रही है कि सर हम आने वाले अपना 1 साल सवा साल जो है उसको कैसे प्लान आउट करें ताकि आने वाले टाइम के अंदर हम अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो ये हर एक एस्पेक्ट जो है हम आज के सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। कौन से वाले फेज़ के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, कैसे कैसे पढ़ोगे, वो हर एक चीज़ मैं आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग जानते होंगे कि इस एग्ज़ाम के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला आपका प्रीलिम्स है, ठीक है, जो अगले साल मई में होगा। फिर आपका मेंस आएगा डिस्क्रिप्टिव, जिसमें होता है ये आपका लगभग 3 महीने बाद होता है प्रीलिम्स के। एंड फिर लास्ट में आपका इंटरव्यू, जिसको हम लोग पर्सनैलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। अब प्लीज़ यहाँ से फोकस करो कि हमारे ना टाइम जो है उसको मैं अलग अलग फेजेस के अंदर यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो हर एक फेज में क्या क्या होना चाहिए मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले जो बच्चे अभी हमारे बैचेस के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, तो उन सबके लिए बैचेस हैं। जैसे 2027 के कैंडिडेट्स के लिए आपको प्रहार बैच देखने को मिल जाएगा, जो 2027 के लिए करना चाह रहे हैं। एंड जिनका अभी 2 साल बाद अटैम्प्ट है 2028 में, वो यहाँ पे संकल्प बैच यहाँ पे हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो बैचेस है ना, दोनों के दोनों, इनमें आपको लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे, और मान लीजिए कई बार आप लोग नहीं अटेंड कर पाए तो रिकॉर्डिंग्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। उसके साथ साथ सीसेट भी होगा यहाँ पे इसके अंदर। सिमिलरली आपको यहाँ पे वीकली लेक्चर्स भी मिलेंगे, करंट अफेयर्स के, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होगी यहाँ पे। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे इसके देखने को मिल जाते हैं। अब वापस आते हैं दोस्तों अपने मुद्दे के ऊपर। नोटिस करिएगा कि जैसे अगर मान लीजिए हम 2027 की बात करें, तो अभी हम अप्रैल में हैं, राइट। अब मैं आपको ना एक यहाँ पे एक मैं आइडिया देता हूं कि अगर जैसे हमारा जो प्रीलिम्स होगा वो होगा अगले साल मई 27 में, राइट। और जो हमारा मेंस होगा वो होगा हमारा अगस्त के अराउंड 2027 में। और फिर उसके बाद तो इंटरव्यू की डेट्स तो बाद में जो यूपीएससी हमको देगा। अब देखो, आई एम वेरी श्योर कि आपको ना आखिरी 2 फेजेस के बारे में तो कंप्लीटली पता है कि जैसे मान लो अगर हमारा मेंस हो गया तो मेंस के बाद इंटरव्यू का समय होगा, वो तो क्लियरली आप इंटरव्यू का पढ़ोगे उस टाइम के ऊपर। इसके बीच का टाइम भी आपको पता होता है कि अगर आपने मान लो प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है तो यहाँ पर आप मेंस का ही पढ़ेंगे, अच्छे से अपनी आंसर राइटिंग वगैरह करेंगे। अभी वो भी डिस्कस करूंगा। दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि सर अभी हम अप्रैल 26 में खड़े हैं, यहाँ से लेकर प्रीलिम्स जब तक होगा मई 2027 तक, तो वहां तक हमें कैसे कैसे हमें अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करना है। देखो, ये वाले फेज को ना मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, राइट। पहला होगा यहाँ पे फेज 1, दूसरा होगा आपका यहाँ पे फेज 2, और तीसरा होगा यहाँ पे फेज 3। अब प्लीज यहाँ पे समझना, जो हमारा पहला फेज है ना, वो लगभग अगले 6 महीने चलेगा, द नेक्स्ट 6 to 7 months, ठीक है। जैसा कि आप इसको नवंबर के राउंड तक आप इसको मान सकते हो। फिर उसके बाद अब ऐसा कह लो कि नवंबर 26 तक का ये आपको मैं फेज 1 दे रहा हूं। फिर नवंबर के बाद अगले 2.5 से 3 महीने, जो बेसिकली आपके फेब या जनवरी तक एंड हो जाएंगे, जैन से फेब तक का टाइम, वो आपका फेज 2 का रहेगा। और फेब से लेकर मई, मतलब मार्च से लेकर मई, आखिरी के जो 3 महीने होंगे वो आपका फेज 3 रहेगा। अब एक एक करके समझते हैं कि फेज 1 में हमें क्या करना चाहिए, फेज 2 में क्या करना चाहिए, फेज 3 में। प्लीज फोकस करना। जब मैं बात करता हूं ना सबसे पहले फेज 1 की, ये फेज 1 जैसे मैंने आपको बताया रफली आपका 6 से 7 महीने का है, नवंबर तक का रफली आपका टाइम है। अब ये टाइम अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने का है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना, अपने एक पीस ऑफ पेपर लेना है, उसके ऊपर आपने सारे सब्जेक्ट्स अपने नोट कर लिए, या रादर शुड से आपने एक बार सिलेबस गो थ्रू कर लिया। अब सिलेबस में क्या होता है ना कि आपके टॉपिक्स होते हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स में आते हैं।
बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिर्फ मेंस में आते हैं और कुछ दोनों जगह आते हैं, राइट। हमें ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हमें कंप्लीट करने हैं अपने आने वाले 7 महीने के अंदर। सर ऐसा क्यों करना है कंप्लीट? देखो उसका मैं आपको रीजन समझाता हूं। आप प्लीज यहां पर ये समझिए, अगली बार जब आप मेंस देंगे ना 27 के अंदर, तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 3 महीने से भी कम टाइम है। दिस इज लेस देन 90 डेज दोनों के बीच का। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इन 90 दिनों के अंदर मैं अपना ऑप्शनल भी कर लूं, मेंस के और जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ लूं। वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता, और उनकी आंसर राइटिंग भी कर लूं। इसीलिए आने वाले जो 7 मंथ्स होंगे ना, हमें अपने जीएस एंड ऑप्शनल बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस, जीएस जो है उसको हमें यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको करने के लिए एक सिंपल स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूं। आप अपने दिन को डिवाइड करिए, आप अपने दिन को डिवाइड कर सकते हो। अब यहां पर ना देखो पता क्या होता है कि हर किसी का पढ़ने का तरीका अपना होता है। जैसे कई बच्चे हो सकते हैं जो अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट्स में क्या होगा, पहला पार्ट आपका रहेगा यहाँ पे जीएस का, जहां पर आप अपने एक सब्जेक्ट को उठाएंगे। मान लो लेट्स से आपने पॉलिटी उठाया, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप एक स्लॉट देंगे अपने ऑप्शनल को, और एक छोटा स्लॉट आप अपने देंगे करंट अफेयर्स को। प्लीज सुनना मेरी बात को। अगर मान लीजिए आप लेट्स से दिन में 9 घंटे पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल, तो आपको पता क्या करना होगा, यहां पर आपको जीएस को 4 घंटे, अपने ऑप्शनल को 4 घंटे, एंड ऑप्शनल करंट अफेयर्स को लगभग आपको 1 घंटा देना होगा। गलती पता क्या होती है, हम तीनों को 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे देते हैं। नहीं, करंट अफेयर्स को आपको इतना टाइम नहीं देना। अगर कोई बच्चा ऐसा है ना जिसको लगता है कि नहीं नहीं सर, एक जीएस का सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत बोरिंग हो जाता है, मुझे 2 सब्जेक्ट साथ में पढ़ने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप अपने दिन को फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें एक आप जीएस 1 मतलब जीएस का कोई सब्जेक्ट, एक जीएस का कोई दूसरा सब्जेक्ट, एक अपना ऑप्शनल और एक अपना करंट अफेयर्स। उसमें पता क्या होगा, फिर रफली आप ऐसा कर सकते हो कि लेट्स से 2 घंटे इसको दे दिए, या 2 से ढाई घंटे आपने इसको दे दिए, 3 घंटे इसको दे दिए, रफली 3 घंटे इसको दे दिए, और 1 घंटा आपने इसको दे दिया। तो ऐसे करते करते भी आप 9 घंटे अपने यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल है, वो ये फॉलो कर सकता है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको 2 सब्जेक्ट चाहिए जीएस के, तो वो ये स्ट्रेटजी फॉलो करे। अगर आप इस तरह से डेली का रफली 9 घंटे पढ़ रहे हो विद रिविजन्स, कहीं ना कहीं आप 7 से 8 महीने के अंदर एक मेजर चंक ऑफ सिलेबस जो है अपना यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे। मे भी हो सकता है कुछ छोटे टॉपिक्स रह जाएं, पर अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ आप अपना बहुत ही शिद्दत से पढ़ेंगे तो इट इज पॉसिबल, ठीक है ना। अब ये एक बार हमारे 7 से 8 महीने का जो पहला स्लॉट था, यहाँ पर आप अपनी रेफरेंस बुक्स जो हो गया, जैसे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं, आपकी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है एनसीईआरटीज, कुछ लक्ष्मीकांत जैसे हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, बिपिन चंद्रा, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं आप उनको कवर कर सकते हो अपना, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट जो है, वो सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा तैयार हो जाए। ऑप्शनल की आपकी मास्टरी हो जानी चाहिए। एंड यहाँ पर ना आप स्टार्टिंग में तो नहीं, पर 2 से 3 महीने बाद आप अपनी आंसर राइटिंग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में पता क्या होता है, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं होता, तो आंसर राइटिंग उतनी फायदेमंद यहाँ पे नहीं होती। अब एक बार हम लोग नवंबर के आसपास पहुंचे, अभी देखो हमारा प्रीलिम्स में ना लगभग 6 महीने बचे हुए हैं, तो हमारे पास अगले 2 से 3 महीने हैं जहां पर अपने हम मेंस को हम और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जो हमारा फेज 2 यहाँ पे निकल के आता है ना, यहाँ पर हमें काफी फोकस करना चाहिए आंसर राइटिंग के ऊपर। उसका रीजन पता क्या है, आगे जाकर अगर आप सोच रहे हो कि जून जुलाई में मैं आंसर राइटिंग कर लूंगा, हाँ करना तो है ही उस टाइम, बट यहां पर अगर आपने आंसर राइटिंग करी होगी ना, तो वहां पर उस टाइम पे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आंसर राइटिंग करना थोड़ा आसान बन जाता है। तो इसीलिए यहां पर आप अपना टाइम देंगे, अपने रिविजन्स की तरफ चलेंगे, धीरे धीरे आप अपने सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करने। अभी फुल लेंथ नहीं, प्रीलिम्स के आप सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो, मेंस की आंसर राइटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, और जो जो चीजें पढ़ी थी या कुछ छूट गया मान लो उन 7 महीनों के अंदर, उसको आप कवर अप कर देना। लेट्स से आपने बोला कि सर मेरा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब आप एक स्लॉट अपना दिन का निकालो, जो सिलेबस रह गया उसको कंप्लीट करो, और पुराने को भी आप यहाँ पे रिवाइज करते रहो। अब होगा पता क्या, यहां तक आते आते जब हम अपने फरवरी तक पहुंच चुके होंगे, ठीक है, अगले साल जब हम फरवरी तक पहुंच चुके होंगे, हमने अपना सिलेबस भी कवर कर लिया होगा, कुछ पोर्शन रह गया होगा तो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया होगा, हमने यहाँ पर उसकी पिछले वाले की थोड़ा रिवीजन भी करना स्टार्ट कर दिया था, और हमने सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो लगाने शुरू कर दिए थे, और हमने आंसर राइटिंग भी कर ली। अब यहाँ पे फेब के बाद जो आखिरी के 3 महीने हमारे पास है ना, अब यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से प्रीलिम्स यहाँ पे करना होगा, क्योंकि प्रीलिम्स आज के समय बहुत ज़्यादा डाइसी हो चुका है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्रीलिम्स में अटक के रह जाते हैं। तो आखिरी के जो 3 महीने हैं, जिसको मैंने यहाँ पे फेज 3 का नाम दिया है आप सबके लिए,
इस फेज 3 के अंदर हमें इंटेंसिव रिवीजन और मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाने होंगे। ये प्रीलिम्स के पहले के आखिरी से 2 से 3 महीने हैं। अब इसमें क्या करना होगा, आपको यहाँ से फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देने हैं। इनफैक्ट ना मैं आपको ये भी बोलूंगा कि यहाँ पर ना आप अपनी रिवीजन को अपने टेस्ट के साथ अपने कंबाइन करिए। कैसे? देखो, आप ऐसा कर सकते हो कि मान लो आपने 4 या 5 दिन रिवीजन करी। मान लो लेट से आपने पॉलिटी उठाया, ठीक है, पॉलिटी की आपने रिवीजन करी 4 दिन, ठीक है, 5वें दिन आपने टेस्ट दे दिया, फिर उसको एनालाइज किया मॉक टेस्ट को कि क्या हुआ उस टेस्ट के अंदर, क्या क्या मिस्टेक्स थी। अगले 5 दिन अगला सब्जेक्ट पढ़ो, उसको रिवाइज करो, फिर अगला टेस्ट दे दो। तो हो पता क्या ऐसे हो जाएगा, आपकी एक आदत बन जाएगी कि 4-5 दिन रिवाइज करूंगा फिर टेस्ट दूंगा, 4-5 दिन रिवाइज करूंगा फिर टेस्ट दूंगा। तो उससे आपका सिलेबस भी रिवाइज होता जा रहा है, मॉक टेस्ट के माध्यम से आपकी टाइम मैनेजमेंट भी पता लगती जा रही है और आप अपनी गलतियां भी पहचानते जा रहे हो कि क्या क्या मिस्टेक्स मेरे से हो रही हैं। आखिरी के 2-3 महीने अगर आपने ये सब किया तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही ट्रैक के ऊपर हो। ध्यान ये रखना है आपको बस कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे पहला फेज, दूसरा फेज या तीसरा फेज, कोई भी फेज हो, आपको एक चीज जो बिल्कुल नहीं भूलनी, वो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चाहे आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हो, चाहे आप मेंस पढ़ रहे हो, सिलेबस और पीवाईक्यूज हमेशा आपके साथ में होने चाहिए ताकि वो सही डायरेक्शन की तरफ गाइड करते रहें कि जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो कितना रेलेवेंट है। यही सेम चीज करंट अफेयर्स के लिए भी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम करंट अफेयर न्यूज़पेपर में आया तो मैं पढ़ता रहा, नहीं। आप पूछो कि क्या ये चीज मेरे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। वो कैसे पता लगेगा? जब आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने सिलेबस को, अपने पीवाईक्यूज देखे होंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में हिट करना शुरू हो जाएगा कि हाँ, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये मुझे पढ़ना चाहिए, इससे क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये मैं स्किप भी कर सकता हूं। तो ये आप टेक्निक यहाँ पे कर सकते हो। फेज 3 एक बार फिर आपका यहाँ पे फेज 3 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आप अपना प्रीलिम्स क्लियर करके फिर ये जो पूरा टाइम होगा ना, ये जो अगले 2.5 से 3 महीने होंगे, इनमें आप अपने मेंस जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था अपने फेज 1 फेज 2 के अंदर, उसी की रिवीजन जारी रखेंगे। बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग करेंगे, पीवाईक्यूज को लिखेंगे, अपने मेंटर से उनको इवेल्युएट करवाएंगे ताकि मेंस अच्छा यहाँ पे हो पाए। एक बार मेंस अच्छा हो जाए, थोड़ा रिलैक्स करके फिर हम अपने इंटरव्यू की तरफ जाएंगे। दैट इज द होल प्रोसेस। अब कुछ बातें हैं जिनका हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस पूरे प्रोसेस के अंदर। पहली चीज तो ये है कि देखो, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बट कभी भी ऐसा मत करना कि अपने स्टैटिक पोर्शन को कॉम्प्रोमाइज करके करंट अफेयर्स के पीछे भागना, बिल्कुल भी नहीं। स्टैटिक इज मच मोर इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम ऑफ यूपीएससी। करंट इंपॉर्टेंट है पर स्टैटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये बात ध्यान रखना। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है कि एक एक दिन में 3 घंटे 4 घंटे करंट अफेयर्स पे पढ़ते रहते हैं और इस चक्कर में उनका पॉलिटी, इकोनॉमी का जो स्टैटिक पोर्शन है या बाकी और सब्जेक्ट्स का, उसको मिस कर देते हैं। प्लीज आपको ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करनी। करंट अफेयर्स पढ़ो पर उसका दायरा लिमिटेड रख के ही पढ़ना होगा, नहीं तो करंट अफेयर्स फिर बिल्कुल एक ओशन की तरफ हो जाते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते। ये गलती आपको नहीं करनी। साथ ही साथ देखो, एक जो मैंने प्रॉब्लम बच्चों के केस में देखी है, उनको लगता है कि सर अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं करूंगा आंसर राइटिंग, मन नहीं कर रहा अभी आंसर राइटिंग करने का, बाद में स्टार्ट कर लूंगा। अब उस चक्कर में पता क्या होता है, एग्जाम बिल्कुल सर पे आ जाता है और कभी वो आंसर राइटिंग कर ही नहीं पाते। एक डर सा होता है कि यार पता नहीं लिखूंगा खराब लिखूंगा, नंबर आएंगे खराब आएंगे, डर जाऊंगा। उस चक्कर में हम कभी लिखना ही स्टार्ट नहीं करते। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, आंसर राइटिंग कोई मतलब एक तरह से एक ना स्किल होता है जिसको आप कर करके ही सीखते हो, गलतियां कर करके ही सीखी जाती हैं। पहला आंसर हर कोई इंसान बुरा लिखता है, इवन एक टॉपर भी। 10वां आंसर वो थोड़ा कम खराब लिखेगा, 50वां आंसर उसका एवरेज होगा, पर 100वां आंसर उसका अच्छा हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है जो आपको जीनी ही पड़ेगी। आज डरते रहोगे, एग्जाम आ जाएगा, फिर तो बिल्कुल नंबर ही नहीं आएंगे जब आपने कुछ लिखा ही नहीं होगा। तो इसीलिए आंसर राइटिंग जरूर करनी है। बाकी देखो, रिवीजन को जरूर आप टाइम देना। अब सवाल आता है कि रिवीजन भी कैसे करें। देखो, पता पॉइंट क्या है कि जब आपने इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो पुराने सब्जेक्ट हम लोग भूलते रहते हैं। इसका एक तरीका पता क्या हो सकता है, इसका एक तरीका है कि हम रिवीजन को अलग अलग यहाँ पे, जिसको हम लोग स्पेस्ड रिवीजन यहाँ पे बोलते हैं, वो करना चाहिए। जैसे मान लो आपका किसी ने कोई लेक्चर हुआ, आज फैकल्टी ने आपको कुछ पढ़ाया या आपने अपने एंड पे कुछ पढ़ा, एक बार पहले आज ही उसको रिवाइज कर लो, फिर कल अगली क्लास से पहले या कल नया पढ़ने से पहले उसको एक बार दोबारा मैंने यहाँ पे रिवाइज कर लिया। फिर पूरे वीक में मैंने क्या पढ़ा उसको मैंने संडे टू संडे यहाँ पे रिवाइज कर लिया। एंड फिर लास्ट में जहाँ पे महीना खत्म होने के ऊपर या पूरा सिलेबस खत्म होने के ऊपर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तब आप रिवीजन कर सकते हो। तो 4-5 बार तो कम से कम रिवीजन होनी ही चाहिए और फिर लास्ट में भी रिवीजन आपको करनी ही है। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या 5-6 बार रिवीजन पॉसिबल है? जवाब है हाँ। देखो, जब आपने एक बार रिवीजन कर ली होगी ना, तो पहली बार रिवीजन करने में थोड़ा टाइम लगता है।
दूसरी बार रिवीजन करने में थोड़ा कम टाइम लगता है क्योंकि ऑलरेडी आपने वो 2 बार चीज़ पढ़ रखी है। तीसरी बार और कम टाइम लगेगा, चौथी बार और कम, पांचवी बार और कम। और जब आपने इतनी बार रिवीजन कर रखी होगी तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके दिमाग में याद होने लग जाएंगी, कुछ हद तक आपका कंटेंट आपके दिमाग में रहेगा एंड वो फिर आपको एग्जाम में रिकॉल करने के अंदर आपकी हेल्प भी करेगा, राइट। तो ये भी एक चीज़ होगी, ठीक है। बाकी ऑप्शनल को देखो टाइम देना चाहिए आपको, बिल्कुल जैसा मैंने आपको अपने दिन के डिवाइड में भी बताया, ऑप्शनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल देखो 500 नंबर का होता है और बच्चे क्या करते हैं, जीएस में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ऑप्शनल को पूरी तरह से भूल जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, मेंस में अच्छा स्कोर करना है तो ऑप्शनल को अच्छे से करना होगा, ऑप्शनल की आंसर राइटिंग अच्छे से करनी होगी। तो उस बात को आप यहाँ पे डेफिनेटली आप इसको मिस मत करें, ठीक है। बाकी आप सीसेट को भी टाइम दे सकते हो, ठीक है, अपना देखते हुए कि मेरा सीसेट कितना अच्छा है कितना खराब है, उसको भी फिर यहाँ पे हम उसको क्लब इन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब हमने 7-8 महीने की जो जर्नी बात करी ना, उसमें फिर एक स्लॉट आप अपना सीसेट को भी दे सकते हो ताकि वो पोर्शन भी आपका यहाँ पे ना छूटे। तो ये कुछ बातें थी, ठीक है। ये वाली जो मैंने आपको टाइमलाइन बताई है ना, जो मैं आपको यहाँ पे फेजेस के अंदर था, तो इसको प्लीज आप ध्यान से देखना। अगर आपको पता है ना कि हम जो फेज 1 में क्या करना है, फेज 2 में क्या करना है, फेज 3 में, इस वाले फेज 4 में क्या करना है, इस वाले फेज 5 में क्या करना है, अगर आपको इन सारी चीज़ों की क्लैरिटी है ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को खुद को बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर पाओगे, रैंडम इधर उधर चीज़ों के पीछे नहीं भटकोगे, अपने एक अच्छी निगाह से अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ सही डायरेक्शन में चलते रहोगे। और यही चाहिए दरअसल में इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आई होप ये जो बातें थी आपको समझ आई होंगी। इसी तरह से दोस्तों आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।